नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 22 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विज और क्विज में आज प्रश्नों की संख्या मैंने रखी है कुल मिलाकर के 15। तो इन 15 प्रश्नों को अगर आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करते हैं, जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग करते ही हैं, तो आप अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला प्रश्न है, एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सूचकांक जारी किया गया, उसमें कौन सा भारतीय राज्य पहले स्थान पर रहा? 28वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय कृषि छात्र संघ द्वारा किसे हरित रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? और वाटर आइस की मैपिंग के लिए किस स्पेस एजेंसी के द्वारा 2023 में वाइपर मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है अनिल खन्ना को। किसे? अनिल खन्ना को नामित किया गया है और इसका मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा, यानी कि एशियाई टेनिस संघ का, तो ये आपको मिलेगा हांगकांग में। यूएनडीपी ने जो एसडीजी के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी की, उसमें तमिलनाडु राज्य रहा था पहले स्थान पे, लेकिन ध्यान रखिएगा नीति आयोग के द्वारा भी एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें पहले स्थान पे रहा था केरल राज्य। कौन रहा था? केरल राज्य। 28वां सरस्वती पुरस्कार जो है ये दिया गया लेखक के शिवा रेड्डी को। किसे? के शिवा रेड्डी को। और जो 29वां सरस्वती सम्मान है ये दिया जाएगा वासुदेव मोही जी को। किसे? वासुदेव मोही जी को 29वां सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। उनकी एक लघु कथा संग्रह जिसका नाम है चेक बुक। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि सरस्वती सम्मान ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और के बिरला फाउंडेशन कुछ अन्य पुरस्कारों को भी देता है, जैसे कि सरस्वती सम्मान के अलावा ये व्यास सम्मान देता है। तो 29वां जो व्यास सम्मान है ये मिलेगा नासिरा शर्मा को। उसके अलावा इनके द्वारा बिहारी पुरस्कार भी दिया जाता है। तो जो 29वां बिहारी पुरस्कार है वो दिया जाएगा डॉक्टर आईदान सिंह को। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं और ये सारे पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। भारतीय कृषि छात्र संघ के द्वारा हरित रत्न पुरस्कार जो दिया गया ये मिला है एन कुमार जी को। किसे? एन कुमार जी को मिला है। ये तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और इसी से मिलता जुलता एक पुरस्कार और है जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। और 7वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है बी प्रवीण राव जी को। किसे? बी प्रवीण राव जी को। वाटर आइस की मैपिंग के लिए वाइपर मिशन 2023 में लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और वाइपर का पूरा नाम है ओला टाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। तो ये इसका पूरा नाम है। यानी कि इस मिशन के अंतर्गत नासा के द्वारा 2023 में एक रोवर भेजा जाएगा चांद पर। कहाँ पर? चांद पर। और वहाँ पे वह लोग पता करेंगे कि जो हमारा वाटर आइस है उसका कंसंट्रेशन कितना है और उसी के आधार पर मैपिंग उसकी की जाएगी। ए सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? रीता तेवतिया किस संगठन की प्रमुख हैं? एपेरी ऑन व्हील्स किसके द्वारा निर्मित किया गया? इसे लॉन्च किया गया था हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। मिलन नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ पे प्रस्तावित किया गया था जिसे कोविड-19 के कारण टाला गया? और सेंट्रल एक्सीडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी कि ये जो आईआईटी है इसने एक ऐसा डेटाबेस तैयार किया है जिसके माध्यम से देश में होने वाली दुर्घटनाओं के आधार पर क्या सेफ्टी मेजर लिए जा सकते हैं उनके बारे में पता लगाया जाएगा। तो चलिए आइए इनके उत्तर जानते हैं। ए सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स, इस पुस्तक को लिखा है 2019 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हैंडके जी ने, जो कि ऑस्ट्रिया के नागरिक हैं। रीता तेवतिया की बात करते हैं तो ये FSSAI की प्रमुख हैं, यानी कि इसकी अध्यक्ष हैं। इसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एपेरी ऑन व्हील्स, इसका निर्माण किया गया था KVIC के द्वारा, यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसे हम खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नाम से जानते हैं, इन्हीं के द्वारा एपेरी ऑन व्हील्स का निर्माण किया गया। और KVIC ने टाइटन कंपनी के साथ में मिलकर के एक घड़ी का भी निर्माण किया है। मिलन नौसेना अभ्यास ये प्रस्तावित किया गया है
विशाखापट्टनम में, लेकिन कोविड-19 के कारण फिलहाल के लिए इसे अभी टाल दिया गया है। और इसका विषय भी आपको याद रखना है, यानी कि थीम। तो इसकी थीम है सिनर्जी अक्रॉस सीज। क्या है? सिनर्जी अक्रॉस सीज। सेंट्रल एक्सीडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया है आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। पहली बार किस राज्य में फेशियल रिकॉग्निशन ऐप का उपयोग किया गया? जनवरी माह में भारत के द्वारा कौन से देश को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया गया? 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला भारत का एकमात्र जिला कौन सा है? और महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन पर आधारित दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का किस देश के द्वारा बनाया गया? और किस देश के द्वारा 26 मई को एपीजे अब्दुल कलाम जी के आगमन दिवस को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन ऐप, इसके माध्यम से जो व्यक्ति चुनाव के दौरान अपना मतदान करने आते हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो इसका उपयोग किया तेलंगाना ने। और चुनाव के संबंधित एक ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, जिसका नाम है निगाह। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। जनवरी माह में भारत के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के रूप में घोषित किया गया था। और इसके अंतर्गत कुछ वहाँ के ऐसे न्यायालय हैं जहाँ के दिए हुए डिसीजन भारत के न्यायालयों के अंतर्गत लागू किए जाएंगे। तो ये मैंने आपको डिटेल में उस समय भी बताया था। 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, जहां पर बहुत सारा सोना मिला था। सोनभद्र के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ में अपनी सीमा बनाता है। तो ये भारत का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन पर आधारित दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया किसने? स्विट्जरलैंड ने। किसने? स्विट्जरलैंड के द्वारा यह सिक्का बनाया गया। और स्विट्जरलैंड के द्वारा ही रोजर फेडरर के ऊपर एक सिक्का बनाया गया है। किस देश द्वारा 26 मई को एपीजे अब्दुल कलाम जी के आगमन दिवस को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये भी मनाता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 26 मई 2005 को उस समय के हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी गए हुए थे। और उसी दिन को याद रखने के लिए स्विट्जरलैंड के द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये रहा आपका क्विज में आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब आइए हम लोग बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। तो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 25,38,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। 1,76,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ इससे हुई है। और अच्छी बात यह है कि 6,86,000 से ज़्यादा लोग इससे रिकवर हो चुके हैं। यूएसए की बात करें तो यहाँ पर संक्रमित व्यक्तियों का जो आंकड़ा है वह 8 लाख के ऊपर पहुँच चुका है। स्पेन सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में दूसरे स्थान पे है और इटली है यहाँ पर तीसरे स्थान पे। अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कल 1537 नए मामले देखने को मिले हैं। और इस तरह से भारत में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 20,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। 645 लोगों की डेथ हुई है। महाराष्ट्र में 5,000 व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि ये पहला राज्य बन गया है जहां पर 5,000 से ज़्यादा व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। गुजरात है दूसरे और दिल्ली यहाँ पर है तीसरे स्थान पे। तो ये रहा वुहान वायरस अपडेट। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर किया करें। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, बात हो रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 की। तो ये अभी जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान क्या रहा? तो ध्यान रखिएगा भारत इस सूचकांक में रहा है 142वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो रिपोर्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इस सूचकांक में पिछले वर्ष यानी कि 2019 में भारत का स्थान था 140वां और अब भारत इस सूचकांक में 142वें स्थान पे पहुंच चुका है। नॉर्वे इस सूची में है पहले, फिनलैंड है दूसरे और डेनमार्क रहा है तीसरे स्थान पे। और इस इंडेक्स के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि किसी देश में जो प्रेस होता है उसको कितनी ज़्यादा आज़ादी है, इसके ऊपर इस सूचकांक को जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा।
तो कुल मिलाकर के 180 देशों का अध्ययन यहाँ पर किया गया और इन 180 देशों में सबसे निचले पायदान पर रहा है उत्तर कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया सबसे निचले पायदान पर रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक आया उसमें भारत का स्थान था 144वां और पिछले वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और विश्व प्रसन्नता सूचकांक दोनों में ही भारत का स्थान था 140वां। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस बैंक ने वॉइस असिस्टेंट बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज को अपने एकीकृत आर्टिफिशियल चैटबॉट आईपल पर लॉन्च किया? यानी कि यह जो बैंक है वह अपने ग्राहकों को वॉइस असिस्टेंट के माध्यम से बैंकिंग की सेवाएं प्रोवाइड कराएगा। जैसे आपने एलेक्सा के बारे में सुना होगा, गूगल असिस्टेंट के बारे में सुना होगा, जहां पर आप बोल करके उनसे चीज़ें पूछ सकते हैं और काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं। तो ये सेवा शुरू की है ICICI बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसके लिए इन्होंने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ में मिल करके जो इनके रिटेल ग्राहक हैं, यानी कि जो ज़्यादा बैंकिंग सेवाओं का यूज़ करते हैं, उनके लिए शुरू किया गया है। इससे पहले ICICI बैंक के द्वारा व्हाट्सएप पर भी बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की गई थी। स्थापना इसकी हुई है जून 1994 में, मुख्यालय है मुंबई में और CEO है संदीप बख्शी। कोविड-19 से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब कोई राज्य कोविड-19 से मुक्त घोषित कब किया जाता है? देखिए, कोई भी राज्य या कोई भी जिला मुक्त तब घोषित किया जाता है जब वहां पर पिछले 14 दिनों में कोई भी नया मामला किसी वायरस के कारण दर्ज नहीं होता है। तो इस प्रकार से 3 अप्रैल 2020 के बाद में गोवा में कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुआ। तो ये बन गया है देश का पहला राज्य। दूसरा राज्य बना है मणिपुर। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया कि देश के 23 राज्यों के 59 जिले ऐसे हैं जो कि कोविड-19 से फ्री हो चुके हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि हम भारत को $1 बिलियन की वित्तीय सहायता देंगे कोविड-19 से निपटने के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, इनकी 5वीं बैठक हुई और इस बैठक में जो हमारी वित्त मंत्री और कॉरपोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। तो यहाँ पर यह घोषणा की गई कि भारत को $1 बिलियन हम लोग देंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ADB के द्वारा भारत को $2.2 बिलियन दिया जाएगा और जो AIIB है यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके द्वारा भारत को $500 मिलियन दिए जाएंगे, जिससे भारत अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतर बना सके। बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स समूह के देशों के द्वारा की गई थी, यानी कि ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चीन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इन्होंने मिलकर के इसकी शुरुआत की थी। मुख्यालय इसको आपको मिलेगा चीन के संघाई में और अध्यक्ष है KB कामत। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो AIIB है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बीजिंग में, जो कि चीन की राजधानी है, और न्यू DB का यानी कि NDB का मुख्यालय आपको मिलेगा चीन के संघाई में। किस संस्था ने वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की गई है रिलायंस ग्रुप के रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये जो इनका मिशन अन्न सेवा है, इसके अंतर्गत ये लोग देश के 3 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन प्रोवाइड कराएंगे। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस ही किया था कि रिलायंस ग्रुप के द्वारा जो भारत का पहला पूरी तरीके से कोविड-19 को डेडिकेटेड हॉस्पिटल था, उसका भी निर्माण किया गया मुंबई में और ये 100 बेड का एक हॉस्पिटल है। प्रत्येक वर्ष विश्व रचनात्मकता व नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नाम से ही इसके आप समझ सकते हैं, नाम में है क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता और है इनोवेशन यानी कि नवाचार। तो जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिन्हें अचीव करना है 2030 तक, इसके तहत अगर कोई समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए किस प्रकार से क्रिएटिविटी और इनोवेशन का यूज किया जाता है या फिर इनके महत्व क्या है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2018 में मनाया गया था, यानी कि इस बार इसका 3रा संस्करण मनाया जा रहा है।
किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की घोषणा की गई? तो ये जो योजना है इसकी घोषणा की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये जो योजना है मुख्य रूप से है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं काम क्या करती हैं? तो इनके द्वारा जो राज्य में बच्चे होते हैं उनके लिए पोषक आहार का वितरण किया जाता है घर घर जा करके, और इन कार्यकर्ताओं के द्वारा इस समय लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है मध्य प्रदेश राज्य में या देश के अन्य राज्यों में। तो जो मध्य प्रदेश की सरकार है उन्होंने इनके लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है जो कि होगा 50 लाख रुपए का, क्योंकि ये लोगों के घर घर जाती हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोरोना वायरस से ये संक्रमित हो सकती हैं। तो इसीलिए 50 लाख रुपए का बीमा यहाँ पर किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। इससे कुल मिलाकर के राज्य की 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लाभान्वित होंगी। और अभी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर अन्य कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए 10,000 रुपये प्रति माह के, कितना, 10,000 रुपये प्रति माह के मानदेय की भी घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको भोपाल में मिलेगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं लालजी टंडन, और यहाँ के सीएम कौन है? चौथी बार सीएम बने हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा के नाम से भी लोग जानते हैं। कई सारे आपको टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि पन्ना है, पेंच है, सतपुड़ा है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, संजय धुबरी है, इसके अलावा है राता पानी। तो ये टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। किस राज्य की सरकार ने परामर्श व दवा वितरण के लिए आयु व सेहत साथी ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो राजस्थान की जो सरकार है इन्होंने एक हेल्थ केयर स्टार्टअप जिसका नाम है मेड कार्ड्स, तो इनके साथ में मिल करके आयु और सेहत साथी नाम का ऐप लॉन्च किया है। तो इन ऐप के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान लोग ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं और इसके अलावा परामर्श के अनुसार अपनी दवाई को भी ऑर्डर कर सकते हैं और इन दवाइयों की होम डिलीवरी उनके घर तक की जाएगी। ये है आयु और सेहत साथी ऐप। इससे पहले राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बना था जहां पर रैपिड टेस्ट की शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजधानी जयपुर में है। यहाँ के वर्तमान में सीएम है अशोक गहलोत। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। और टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं ये आपको नीचे कमेंट में आज बताना है। अप्रैल 2020 में राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो राष्ट्रपति महोदय थे इनके सचिव थे, उनका नाम था संजय कोठारी जी। क्या था? संजय कोठारी जी। और आपको पता होगा कि अब ये बन गए हैं CBC यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर आ गए हैं संजय कोठारी। तो राष्ट्रपति के सचिव का पद वैकेंट था, खाली था, तो अब इस पर नियुक्ति हो गई है कपिल देव त्रिपाठी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कपिल देव त्रिपाठी की बात करें तो 1980 बैच के ये IAS अधिकारी हैं। और जब संजय कोठारी जी मुख्य सतर्कता आयुक्त बने थे उसी समय एक नाम आपको और ध्यान रखना है जो कि है बिमल जुल्का जी का। बिमल जुल्का जी क्या बने थे? तो ये बने थे मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? तो सिविल सर्विस डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है 21 अप्रैल को? क्योंकि इसी दिन 1947 में स्वतंत्र भारत के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके द्वारा प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का संबोधन किया गया था और उसी दौरान इन्होंने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया था। तो जो हमारे सिविल सेवक हैं उनकी ड्यूटी के प्रति नहीं आप कहेंगे, आप कह सकते हैं उनका जो भारत के विकास में योगदान है या जो लोगों के सेवा में वो कार्य करते हैं उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और पहली बार यह दिवस 2006 में मनाया गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक पुल यानी कि स्ट्रैटेजिक ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा 430 फीट लंबे ब्रिज का अपर सुबनसिरी जिले में निर्माण किया गया। और वहाँ के जो सीएम है पेमा खांडू जी, इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया।
बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो सीएम पेमा खांडू हैं, राज्यपाल यहाँ के हैं बीडी मिश्रा जी, ईटानगर यहाँ की राजधानी है, और कुछ आपको टाइगर रिजर्व यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि नामदफा है, कमलांग है और है पक्के। यहाँ का पहला हिंदी भाषा का अखबार कौन सा था? अरुणभूमि था। IUCN के साथ में समझौता करने वाला भारत का ये पहला राज्य है, और इन्होंने कोविड केयर नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 2018-19? तो 2018-19 की तुलना में 2019-20 के वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर 1.56 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए, जिनमें से 3400 कार थी, बस की संख्या थी 600, और दो पहिया वाहन इसमें सबसे ज़्यादा रहे, इनकी संख्या रही 1.52 लाख। और ध्यान रखिएगा कि जितने टोटल बिके इनमें से 97% रही इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये रिपोर्ट सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे ई-रिक्शा होते हैं, जो आपने देखा होगा शहरों में, ई-रिक्शा को इसमें काउंट नहीं किया गया है। किस लघु वित्तीय बैंक ने सेल्फी फिक्स्ड डिपॉजिट व सेल्फी सेविंग अकाउंट सेवा को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो लॉकडाउन के दौरान लोगों को डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं देने के लिए इक्विटास जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पर कोई व्यक्ति आधार और पैन कार्ड के माध्यम से 3 मिनट के अंदर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को खोल सकता है। स्थापना इसकी हुई थी 2007 में। मुख्यालय है चेन्नई में। MD और CEO इसके हैं PN वासुदेवन। और इससे पहले जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसने डिजी जेन नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। CSIR केंद्रीय ड्रग शोध संस्थान यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको मिलेगा लखनऊ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यह चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए कोरोना वायरस के समझौता किया है KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपको मिलेगा लखनऊ में। इनके साथ में मिलकर के इन्होंने समझौता किया है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए किया जाता है जिससे उसके बारे में बेहतर तरीके से पता चल सके, कितने उसके प्रकार हो सकते हैं, इनके बारे में जानकारी मिले, जिसकी सहायता से उसके लिए टीके का निर्माण किया जा सके। भारत में सबसे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग किसने किया था? तो ये किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने। और कल हमने डिस्कस किया था गुजरात बायोटेक्निकल रिसर्च सेंटर के द्वारा भी इसके जीनोम सीक्वेंस को किया गया है। तो इस प्रकार से अभी तक कुल मिलाकर के 9 टाइप के कोविड-19 के वायरस का पता चला है, यानी कि 9 प्रकार से म्यूटेशन ये कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सलाह दी? तो आपको पता होगा कि जो हमारे राज्यों के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके नामों की जो चुनाव होता है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर एक कॉलेजियम होता है, यानी कि कुछ न्यायाधीशों का समूह होता है, उनके द्वारा इनके नामों को रिकमेंड किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है इसने कहा है कि दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर 3 राज्यों के नए मुख्य न्यायाधीशों के नामों के बारे में सलाह दी गई है सुप्रीम कोर्ट के इस कॉलेजियम के द्वारा। सबसे पहला नाम है दीपांकर दत्ता का, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। ये बन जाएंगे अब बॉम्बे हाई कोर्ट के, और ये बॉम्बे हाई कोर्ट के भूषण पी धर्माधिकारी का स्थान लेंगे। और इससे पहले अभी हम लोगों ने इसी वर्ष ये डिस्कस किया था कि भूषण पी धर्माधिकारी अभी नए मुख्य न्यायाधीश बने थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, और इन्होंने स्थान किसका लिया था? नंद्रा जोग का स्थान लिया था। तो ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे अप्रैल माह में, इसीलिए दीपांकर दत्ता अब बॉम्बे हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश होंगे। मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे विश्वनाथ सोमादर। और मेघालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था मोहम्मद रफीक, ये अब बन गए हैं उड़ीसा के। और उड़ीसा की अभी तक कार्यवाहक कौन थी? तो वो थी संजू पांडा। कौन थी? संजू पांडा। और एक नाम आपको ध्यान रखना है रजनीश ओसवाल का, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। कहीं पर हो सके तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं तीनों न्यायाधीश को। ये है मोहम्मद रफ़ीक जी, ये हैं विश्वनाथ सोमादर जी और ये हैं दीपांकर दत्ता। तो ये कहाँ के बने हैं? बॉम्बे के। मोहम्मद रफ़ीक कहाँ के बन गए हैं? उड़ीसा के। और ये बन गए हैं मेघालय के। रुद्र तेज सिंह, इनका निधन हुआ। ये किस कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ थे? तो पिछले वर्ष अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अगस्त माह में डिस्कस किया था कि ये नए अध्यक्ष और सीईओ बने थे BMW कंपनी इंडिया के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो अब मात्र 46 वर्ष की आयु में हृदय संबंधी किसी बीमारी के कारण इनका निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। BMW की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है बावारियन मोटर वर्क्स और ये जर्मनी की एक कंपनी है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर आपको आज का पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। वॉलमार्ट कंपनी के सीईओ कौन है ग्लोबली? तो यहाँ पर कई लोगों ने समीर अग्रवाल का नाम बताया, तो ध्यान रखिएगा समीर अग्रवाल इंडिया के लिए हैं और ग्लोबली इसके लिए हैं डग मैकमिलन। बरहाम साली ये नए पीएम बन गए हैं इराक के। हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता जो कि भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है, इसका आयोजन किया जाएगा आईआईटी मद्रास में, आईआईटी मद्रास के द्वारा। ओलकैनिक 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत और ये है पश्चिम बंगाल के। और बॉम्बे हाईकोर्ट मैंने आपसे कल ही पूछा, आज बदल गए, तो ध्यान रखिएगा दीपांकर दत्ता यहाँ के नए न्यायाधीश बने हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, मुंबई क्रिकेट संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भारतीय नौसेना, इसके कमान की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल कितने कमान आपको मिलेंगे भारतीय नौसेना के? किस राज्य द्वारा लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया गया? गृह मंत्रालय द्वारा जो प्रवासी मजदूर सभी राज्यों में फंसे हुए हैं, इनके लिए एक एसओपी जारी किया गया। तो एसओपी का पूरा नाम क्या है? और मात्सु किस राज्य का त्यौहार है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम पिछले 3 माह में आयोजित सभी शिखर सम्मेलन यानी कि जो भी हमारे समिट हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।